एवरीवन, हम कर रहे हैं हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसमें हमने आज सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट है वो स्टार्ट की है। तो हमने पिछले लेक्चर में जो एक टॉपिक स्टार्ट किया था एन ओवरव्यू ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया बिटवीन 1814 एंड 1947 विद स्पेशल रेफरेंस टू एंग्लो इंडियन कंट्रोवर्सी, मैकालेज मिंट, एडम रिपोर्ट, वुड डिस्पैच, बेसिक एजुकेशन स्कीम एंड सब्जेक्ट प्लान। तो पिछले लेक्चर में हमने ओवरव्यू देखा था एजुकेशनल डेवलपमेंट का, और जो एक चार्टर एक्ट की बात की थी और एक एंग्लो इंडियन कंट्रोवर्सी की जो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम अपने इस लेक्चर में करेंगे मैकालेज मिंट कि जो मैकालेज था उसने जो अपना एक मिंट पेश किया था एजुकेशन पे, उसमें क्या क्या उसने कहा था, कौन था ये मैकाले जिसने मिंट पेश किया। तो हम बात करते हैं कि जो मैकाले था वो लगभग अगर हम बात करें 1834 में जो भारत है वो आया था। 1834 में वो भारत में आया था। वो किस रूप में आया था? वो एक कानूनी सदस्य के रूप में भारत आया था। कानूनी सदस्य के रूप में भारत आया था। तो भारत आने के बाद उसने एजुकेशन पे एक अपनी जो मिंट थी वो पेश किया था। इसमें भारत में आने का जो मतलब था या फिर इसका मकसद था वो क्या था? उसने खास तौर पे जो दो बातें थी, जो दो महत्वपूर्ण विषय थे उस टाइम पे एजुकेशन के बारे में, तो उसमें इसने अपने जो विचार थे वो प्रस्तुत करने थे। वो कौन कौन से विषय थे? सबसे पहले का विषय था जो कंपनी ने एजुकेशन पे 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही थी कि वो 1 लाख रुपए है वो किस प्रकार से खर्च किए गए। दूसरा जो चार्टर एक्ट बना था 1813 में जो चार्टर एक्ट बना था उसको सही रूप से किस प्रकार परिभाषित किया जाए, उसको सही रूप में जो परिभाषित था वो करना था। अगर हम लॉर्ड मैकाले की बात करें तो वो था अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक। उसने सीधा सीधा कहा था कि एजुकेशन का जो मीडियम है, शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी होना चाहिए। जब वह भारत आया तो उन्होंने कोई सम्मेलनों में भाग नहीं लिया, बहुत अधिक वो सम्मेलन में नहीं गया, ना ही उन्होंने सार्वजनिक समिति के जो सम्मेलन थे उसमें भाग लिया। तो उसने सभी चीजों को नजरअंदाज किया और 2 फरवरी 1835 को 1835 को जो अपना मिनट था वो पेश किया था। एजुकेशन पे जो था अपना वो मिंट पेश किया था। उन्होंने मिंट प्रस्तुत करते हुए पश्चिमी जो विचारधारा थी, जो पश्चिमी शिक्षा थी, उसको प्रोत्साहित करते हुए शिक्षा का जो माध्यम था वो अंग्रेजी बनाने पर अपनी जो सहमति थी वो जताई। उसके अनुसार हमें ऐसे व्यक्तियों के समूह की आवश्यकता है जो खून और रंग से तो भारतीय हों लेकिन रुचियों, विचारों, नैतिकता और बुद्धि से वो अंग्रेज हो। इसलिए हमें भारतीयों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है और उसका जो माध्यम है वो अंग्रेजी भाषा रखा जाना जरूरी है, ताकि हमें जिस हिसाब से लोग चाहते हैं या जिस हिसाब से हमें लोगों के समूह चाहिए, हम उसी तरीके के जो लोग हैं उसको तैयार कर सके। तो 10 जून को जब भारत में आया था, 10 जून 1834 को, तो वो एक शिक्षक था खुद। वो एक आया कानूनी सदस्य के रूप में था, लेकिन वो खुद बहुत अच्छा एक शिक्षित और एक अच्छा प्रवक्ता और एक अच्छा विद्वान था। इसलिए जो कंपनी थी उसने उसे कानूनी जो सदस्य उसके रूप में वहां पे बुलाया था। तो मैकाले का जो कट्टर समर्थन था वो था सीधा सीधा इंग्लिश को जाता था। इसलिए उसने क्या था कि जो चार्टर है उसको सही रूप में परिभाषित करके बताया और जो अपनी सहमति है वो इंग्लिश माध्यम होने पे जताई, और उसने जो अपना जो मिनट था वो इसी रिगार्डिंग प्रस्तुत किया। हम बात करते हैं मैकाले मिनट की। जो मैकाले का जो मिनट था उसके लिए उत्तरदायी कारक, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकालेज मिनट। मैकाले मिंट बनाने के लिए जो उत्तरदायी कारक थे, कौन कौन से कारक थे? इसमें बहुत सारे जो कारक थे उसका उत्तरदायित्व था। कौन कौन सा था? 1813 में जो चार्टर एक्ट बना था वो अपने आप में विवादों में घिरा हुआ था कि उसके बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो एक्ट के द्वारा दिए जाने
असमर्थ थे, जो एक्ट बनाया गया था उसके वो असमर्थ था। भारतीय विद्वानों की परिभाषा क्या है, उसमें कहा गया था कि भारतीय विद्वानों को प्रमोट किया जाएगा, साहित्य का जो पुनरुत्थान है वो किया जाएगा। लेकिन फिर बात यहाँ पे आती थी कि अगर एक्ट इंग्लिश को, अंग्रेजी शिक्षा को प्रमोट करना चाहता है तो फिर भारतीय विद्वान है वो कौन होंगे, तो उनकी शिक्षा को कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें क्या था कि भारतीय विद्वानों की परिभाषा क्या होगी, कौन से साहित्य का पुनरुत्थान किया जाएगा, कौन से साहित्य की जो डेवलपमेंट है वो की जाएगी, शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या होगा, समाज के कौन से वर्ग को शिक्षा दी जाएगी, शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए या फिर अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए, शिक्षा कौन से अभिकरणों द्वारा दी जाएगी, मतलब कौन सी एजेंसियों द्वारा जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिनकी वजह से जो मैकाले का जो मिंट था वो एजुकेशन के रिगार्डिंग पेश हुआ। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की कि उसकी विशेषताएं क्या क्या थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकालेज मिंट, हम यहाँ पे बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की। ऑफ मैकालेज जो मैकाले मिंट था उसकी कौन कौन सी विशेषताएं की, मतलब उन्होंने क्या कहा अपने इस मिंट में प्रस्तुत किया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि साहित्य की बात की थी, साहित्य के पुनरुत्थान की बात की थी, तो जो साहित्य था उसके शब्द का जो अर्थ था उन्होंने वो समझाया था, साहित्य शब्द का अर्थ। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले पॉइंट पे हम जाएंगे साहित्य शब्द का अर्थ। मैकाले मिंट में खास करके उन्होंने साहित्य शब्द पे जोर दिया था। 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि साहित्य के पुनरुत्थान की बात की जाए, कि साहित्य को जो पुनर्जीवित किया जाएगा, लेकिन वहां पे ये क्वेश्चन था कि साहित्य होगा कौन सा। तो इसके रिगार्डिंग जो एक्ट बना था उसके पास कोई आंसर नहीं था कि कौन से साहित्य को प्रमोट किया जाएगा। तो इस कारण पूर्व और पश्चिम के जो विवाद था उसने जो उग्र रूप धारण कर लिया था, वो जो विवाद था वो आपस में बहुत बढ़ गया था। पूर्वी विचारधारा और जो पश्चिमी विचारधारा थी उसने साहित्य की परिभाषा बताते हुए कहा था कि 1813 जो चार्ट एक्ट में साहित्य की बात की गई है, तो साहित्य शब्द का अर्थ है अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर से है, ना कि संस्कृत, फारसी अथवा अरबी से। तो उसने जो मिंट उसने पेश किया था उसमें जो साहित्य को एक्सप्लेन किया था, साहित्य का जो मतलब था वो बताया था कि हम कौन से साहित्य की जो प्रमोशन है वो करना चाहते हैं। आगे हम बात करते हैं भारतीय विद्वान की। वहां पे बात की गई थी कि जो भारतीय विद्वान है उनको प्रोत्साहित करना है। तो वहां पे क्वेश्चन रेज होता था कि भारतीय जो विद्वान है वो भारतीय विद्वान कौन है, कैसी उन्हें एजुकेशन होनी चाहिए। तो लार्ड जो मैकाले का जो मिंट आया था तो उसने वहां पे भारतीय विद्वान की परिभाषा भी दी थी। तो इस जो 1813 चार्टर एक्ट के अनुसार जो व्यवस्था की गई थी कि भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित किया गया था, उसके संबंध में जो क्वेश्चन उठा था कि ये भारतीय विद्वान कौन होंगे, उस रिगार्डिंग जो मैकाले की रिपोर्ट आई थी तो इन्होंने स्पष्ट किया गया था कि भारतीय विद्वान का अर्थ है जिसने लॉक का दर्शन शास्त्र पढ़ा होगा, जिसने मिल्टन की कविताओं अर्थात अंग्रेजी साहित्य को पढ़ा होगा, वही भारतीय विद्वान होगा। वो शक्ल सूरत से भारतीय होगा, लेकिन जो एजुकेशन होगी, जो उसकी बुद्धि होगी, तो जो उसके विचार होंगे वो क्या है, वो अंग्रेजों से होंगे, वो अंग्रेजी से होंगे, तो वो भारतीय विद्वान कहलाएगा। इस प्रकार भारतीय विद्वानों के लिए अंग्रेजी साहित्य में जो पश्चिमी दर्शन का जो ज्ञान था वो बहुत ज्यादा
जरूरी हो गया था उनके लिए। उनका मानना था कि यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमीरा, अगर हम यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमीरा रखते हैं और भारत और अरब के जो संपूर्ण साहित्य रखेंगे तो वो दोनों एक बराबर होंगे। यूरोपियन लिटरेचर की एक अलमीरा, भारतीय और अरब का जो संपूर्ण लिटरेचर है वो दोनों बराबर माने जाएंगे। आगे हम बात करेंगे शिक्षा के माध्यम की मीडियम ऑफ एजुकेशन, जिस पर जो विवाद था वो अच्छा खासा विवाद हुआ था, वो था शिक्षा का माध्यम वो क्षेत्रीय भाषा होगी या फिर अंग्रेजी भाषा। तो जो मैकाले था वो सीधे तौर पे किसका प्रमोटर था, सीधे तौर पे वो किसको प्रमोट कर रहा था, वो अंग्रेजी लिटरेचर का प्रमोट कर रहा था। उसके अकॉर्डिंग जो शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, वो एक अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। लॉर्ड मैकाले ने भारतीय साहित्य तथा भाषाओं की आलोचना करते हुए कहा कि अंग्रेजी भाषा को भारतीय लोगों को जो शिक्षा का माध्यम है वो बनाया जाना चाहिए। उसका मानना था कि प्रचलित जो भारतीय भाषाएं हैं वो अपूर्ण, अयोग्य तथा जो वैज्ञानिक विकास है उसके लिए सही नहीं है, उस पर रुकावट है। उसका यह भी मानना था कि महत्वपूर्ण पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में जो अनुवाद है वो नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। और अगर हम विज्ञान की एजुकेशन, विज्ञान की जो शिक्षा वो देना चाहें तो वो भी क्या है, भारतीय भाषाओं में वो संभव नहीं है। इसलिए क्या होगा कि जो धन और समय का वहाँ पे खर्चा होगा तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने क्षेत्रीय भाषा से बाहर निकलने की सिफारिश की और जो भाषा का माध्यम है वो अंग्रेजी चुने जाने पे अपनी जो सहमति वो जताई। आगे हम बात करते हैं पूर्वी विचारधारा का त्याग, जो ट्रेडिशनल उनकी थिंकिंग थी, पूर्वी विचारधारा का त्याग। उनके अनुसार हमें जो पूर्वी विचारधारा उसका जो त्याग है वो कर देना चाहिए। जो लॉर्ड मैकाले था वो पूर्वी विचारधारा का पूर्ण रूप से जो विरोध करता था। उसका मानना था कि यदि भारतीय लोगों का विकास करना है तो जो पूर्वीय विचारधारा है हमें उसको पूर्ण रूप से खत्म करना होगा। हमें पूर्वी संस्थाओं को जो अनुदान है वो नहीं देना, वो उस पक्ष में नहीं था कि पूर्वी जो संस्थाएं हैं उनको जो फंड है वो प्रोवाइड किया जाए। मैकाले ने कहा कि सरकार यह अनुभव करती है कि शिक्षा के रिगार्डिंग जो सारी पिछली नीतियां हैं उसके असफल होने का जो मुख्य कारण है वो है पूर्वी विचारधारा, क्योंकि वहां पे रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा है। अंत में वह कहता है कि हमें ऐसी संस्थाओं को सहायता देने का अर्थ है, जो पूर्वी विचारधारा की संस्थाएं हैं उनको अनुदान देने का अर्थ है कि भविष्य में विकास को रोकना। अगर हम भारतीयों का विकास करना चाहते हैं तो हमें क्या है, जो पूर्वी विचारधारा उसका त्याग करना होगा। हमें एक जो मॉडर्न तरीके से सोचना होगा, एक आधुनिक तरीके से सोचना होगा और एक जो कह सकते हैं कि एजुकेशन का एक जो नया रूप है वो उनको प्रोवाइड करना होगा। तो आगे हम बात करते हैं शिक्षा का उद्देश्य, जिसके कारण जो मिंट है वो पेश करना पड़ा था। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य। चार्टर एक्ट के पर भी बहुत सारी ऐसी क्वेश्चन किए गए थे कि जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव हैं वो एक्ट के अनुसार क्या होने चाहिए, उसका एजुकेशन देने का जो मकसद है वो क्या है। लॉर्ड मैकाले शिक्षा का जो विस्तार है वो करना चाहता था। उसका मानना था कि भारतीय लोगों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे उनका विकास हो सके, उनका जो सुधार है वो संभव रूप से हो सके। उसने सुझाव दिया कि अंग्रेजी सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो भारतीय लोगों के फायदे के लिए जो शिक्षा उन्हें वो प्रदान करे। शिक्षा ना कि अपनी खुशी के लिए दी जाए बल्कि भारतीय लोगों का जो फायदा है उसको ध्यान में रखते हुए, भारतीय लोगों के विकास और उसके सुधार को ध्यान में रखते हुए उन्हें जो एजुकेशन है वो प्रदान करनी चाहिए। क्योंकि उनका मानना था कि अगर हमें फ्यूचर में विकास करना है, भविष्य में अगर विकास चाहते हैं या सुधार चाहते हैं तो उसके लिए जो एजुकेशन का रूप है वो बदलना होगा। ट्रेडिशनल से उठकर वो क्या है, वो एक मॉडर्न पे जाना होगा। इसलिए उस समय जो उसको लग रहा था कि अगर हम अंग्रेजी की जो शिक्षा वो भारतीयों को देंगे तो वो क्या है, भारतीयों के लिए फायदेमंद है। इसलिए उन्होंने सरकार को कहा कि आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए अंग्रेजी शिक्षा नहीं देनी आपको, बल्कि भारतीयों के विकास और भारतीयों के सुधार के लिए जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा है वो उन्हें प्रोवाइड करनी है।
उसका मानना था कि हमें ऐसे लोगों का समूह चाहिए जो शक्ल से, रंग रूप से या वर्ड से तो वो भारतीय हैं, लेकिन उनके जो विचार है, उनकी जो बौद्धिकता है, उनकी जो बुद्धि है, उनका जो चरित्र है, नैतिकता है, वो क्या है, वो हमारे समान होना चाहिए। वो क्या है, अंग्रेजों के समान होना चाहिए। तो वो बुद्धि से वो अंग्रेज होने चाहिए, इसलिए हमें क्या है, उनको जो इंग्लिश माध्यम से शिक्षा है वो देनी चाहिए। उसका यह भी मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा ही लोगों को जो हम अंग्रेजी हुकूमत के लिए वफादार बना सकते हैं, जो कि उनको शासन की नींव मजबूत करने में काफी जो सहायता है वो वहां पे हो सकती है। इसलिए उसने जो शिक्षा के उद्देश्य थे कुछ इस प्रकार से वहां पे बयान किए थे। आगे हम बात करते हैं अंग्रेजी भाषा का महत्व। हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का महत्व। जो ने अंग्रेजी भाषा के महत्व की बात की, उसने लॉर्ड मैकाले ने बताया है कि समय की उपज है जब अंग्रेजी सरकार और भाषा पूरे विश्व पर राज कर रही थी। जब लॉर्ड मैकाले आया था तो उस समय क्या था, जो अंग्रेजी भाषा थी वो क्या थी, पूरे विश्व पर अपना जो राज है वो कर रही थी। अंग्रेज ने अपनी भाषा और साहित्य का प्रचार है वो पूरे विश्व में कर रखा था। सब लोगों को जो एजुकेशन देनी थी वो इंग्लिश माध्यम के जरिए उन्होंने देने का प्रयास किया था। जो लोगों की विचारधारा थी वो अंग्रेजी के प्रति ज्यादा से ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग या फिर मजबूत बनाना चाहते थे। उसके शब्दानुसार भारतीय लोगों में प्रचलित भाषाओं में साहित्य एवं विज्ञान ज्ञान कोश की कमी है, ये अविकसित है और इनमें महत्वपूर्ण ग्रंथ का जो अनुवाद है वो कठिन है। इसलिए हम शिक्षा की जो माध्यम है वो इंग्लिश रखेंगे, भारतीय भाषाओं को नहीं रख सकते। उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा कि हमें उन लोगों को शिक्षा देनी है जो किसी भी तरह से वर्तमान में मातृभाषा के द्वारा शिक्षित नहीं किए जा सकते। अंग्रेजी भाषा की उपयोगिता और महत्व की प्रशंसा करते हुए जो लॉर्ड मैकाले थे उन्होंने कहा था कि यह भाषा पश्चिमी भाषाओं में सबसे उत्तम है। जो इस भाषा को जानता है वह आसानी से उस विशाल ज्ञान के भंडार को प्राप्त कर सकता है जिसको संसार के बुद्धिमान राष्ट्रों ने 90 पीढ़ियों में पैदा तथा इकट्ठा किया है। इतने भंडार को जानने के लिए हमें एक अंग्रेजी भाषा है वो ही काफी है। तो इसलिए उसने जो अंग्रेजी भाषा का महत्व था वो ज्ञान के लेने के लिए बताया था कि ज्ञान अगर हमें चाहते हैं तो हमें जो अंग्रेजी भाषा उसकी महत्व को समझना होगा। आगे उसने बात की थी भारतीय साहित्य संबंधी जो विचार दिए थे, भारतीय साहित्य संबंधी विचार। भारतीय इंडियन लिटरेचर के प्रति उसके क्या विचार थे। लॉर्ड मैकाले ने भारतीय साहित्य का मजाक उड़ाया था। उसको लगता था कि जो भारतीय साहित्य है वो किसी काम का नहीं है। मजाक उड़ाते हुए उसने कहा था कि यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमीरा और भारत और अगर हम बात करें पूरे अरब के साहित्य की तो वो एक समान है। आप भारत और अरब का सारा साहित्य ले लो और यूरोपियन साहित्य की एक अलमीरा ले लो कि तो वो दोनों बराबर हैं। उसने अंग्रेजी जो साहित्य था, जो इंग्लिश लिटरेचर था, उसको उत्तम बताया था। संस्कृत भाषा का मजाक उड़ाते हुए उसने कहा था कि हम ऐसे साहित्य और विज्ञान की पढ़ाई करवाएंगे जो बिल्कुल निम्न स्तर का है कि हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। इसका चिकित्सा विज्ञान ऐसा है जिस पर पशु चिकित्सकों को भी लज्जा आ जाए। ज्योतिष शास्त्र ऐसा है जिसको सुनकर अंग्रेज के जो बच्चे हैं वो हंस पड़े। इसलिए हम ऐसे साहित्य की जो जानकारी है वो लोगों को देना अपना काम नहीं समझते। तो उसने इस प्रकार जो मैकाले था उसने जो भारतीय साहित्य की बात कहे तो उसने साहित्य और जो संस्कृति थी उसकी बहुत ज्यादा जो आलोचना की थी। आगे हम बात करते हैं कोड ऑफ लॉ की, कानून संग्रह की। कानून संग्रह के बारे में क्या था, कानून में जो मैकाले था वो इस पक्ष में नहीं था कि हिंदू और इस्लाम के कानून को संस्कृत, फारसी और जो अरबी भाषा है उसमें पढ़ाया जाए।
उसने बताया था कि अगर हम ऐसा करते हो तो ये कार्य है वो मूर्खतापूर्ण है, इसलिए जो कानून है उसकी भाषा है जो वो भी जो इंग्लिश में पढ़ाया जाए उसकी जो माध्यम है वो अंग्रेजी होनी चाहिए, जो सारी पुस्तकें हैं उसका जो अनुवाद है वो अंग्रेजी में करवाया जाए। इस प्रकार कानूनी शिक्षा जो पहले भारतीय भाषाओं में दी जाती थी, वो चाहे संस्कृत थी, वो चाहे अरबी थी, चाहे फारसी थी, किसी भी भाषा में दी गई थी, तो उन्होंने क्या था, जो कानून का संग्रह था वो अंग्रेजी भाषा में करने में अपनी जो हिमायत थी वो दी थी। आगे हम बात करते हैं अनुदान का प्रयोग। अनुदान मतलब फंड देना, अनुदान का प्रयोग। मैकाले ने शिक्षा के लिए रखी गई धनराशि को सही प्रकार से उपयोग करने के बारे में भी सुझाव दिया था। उनका मानना था कि अंग्रेजी सरकार का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी साहित्य और पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करना है, इसलिए जितनी भी राशि अनुदान के रूप में प्राप्त होगा है सारी राशि शिक्षा पर ही खर्च की जानी चाहिए। वो पूर्वी संस्थाओं को बंद नहीं करवाना चाहता था, बल्कि उनको जारी रखना चाहता था संस्थाओं को, पर उस पर जो पैसा है वो भी खर्च नहीं करना चाहता था। सारा धन जो पश्चिमी जो शिक्षा है उसके प्रसार पे वो वहां पे लगाना चाहता था, ताकि जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो पश्चिमी एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा से अच्छा बनता जाए, और जो भारतीय एजुकेशन है उसकी जो फैसिलिटी चाहिए वो वहाँ पे उसको पर्याप्त रूप में ना मिल सके, और जो लोग हैं वो अंग्रेजी शिक्षा का रुख कर ले। आगे धार्मिक संकल्प की भी बात उसने की थी इसमें। धार्मिक संकल्प में क्या कहा था उसने, लॉर्ड मैकाले था जो वो विचारों से धर्मनिरपेक्ष था, वो किसी भी धर्म का जो पक्ष है वो नहीं लेता था। वह भारतीयों के धर्म में किसी भी प्रकार का जो हस्तक्षेप है वो नहीं करना चाहता था, उसको नहीं पसंद था कि जो धार्मिक भावना है उसके अंदर जो हस्तक्षेप है वो किया जाए। उसका कहना था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी का अर्थ किसी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सही इतिहास, भूगोल व विज्ञान आदि की जो शिक्षा देना है। हम धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बल्कि हमारा जो मोटिव है वो आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा है वो प्रोवाइड करवानी हमारी जो जरूरत है वो है, और हमारा जो मोटिव भी है। इसलिए उसने धार्मिक भावना को आहत करने से साफ इनकार किया, और उसका जो मेन मोटिव उसने माना वो था कि उसको विज्ञान की शिक्षा, भूगोल की शिक्षा वो अच्छे रूप में देने के लिए जो अंग्रेजी भाषा है उसका माध्यम चुना जाना जरूरी समझा है। तो आगे हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन थ्योरी की। ये तो थी धार्मिक बात की, वो धर्म में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन फिर भी वो भारतीय की जो धार्मिक भावना उसको आहत नहीं करना चाहता था। तो आगे हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन सिद्धांत की, फिल्ट्रेशन थ्योरी की। 11th पॉइंट अपना फिल्ट्रेशन सिद्धांत। फिल्ट्रेशन थ्योरी में उसने कहा है कि धन के अभाव को देखते हुए जो फिल्ट्रेशन का विकल्प है वो भी लिया जा सकता है। उसके अनुसार जो सरकार के पास जब धन का अभाव है, फाइनेंशियल उसकी जो पोजीशन है वो कमजोर है, इसलिए साधारण लोगों की जो शिक्षा का प्रबंध करना है वो कठिन है। तो इसके लिए समाज है वो विशेष वर्गों को भी शिक्षा देगी, क्योंकि जो एक्ट था, चार्टर एक्ट था 1813, उसमें ये सवाल उठा था कि अगर आप किस वर्ग को जो शिक्षा वो प्रोवाइड करना चाहते हो, तो इसने यहाँ पे क्लियर किया गया था कि वहाँ पे हम फिल्ट्रेशन थ्योरी का यूज करेंगे। तो धन के अभाव के कारण हम हर पर्सन को शिक्षा नहीं दे पाएंगे, बल्कि सरकार समाज के विशेष वर्गों को वो एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। उच्च वर्ग के शिक्षित लोगों से निम्न वर्गों तक जो शिक्षा वो फिल्टर की जाएगी। पढ़ाया से किसको जाएगा, उच्च वर्ग के लोगों को या फिर अमीर लोगों को, और उनके जरिए जो आगे कमजोर वर्गों तक जो शिक्षा है वो फिल्टर होकर जाएगी। यह सिद्धांत अधोमुखी फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वास्तव में इसके पीछे ना कई बहुत सारे जो कारण थे वो उत्तरदायी थे। सरकार को साधारण लोगों तक शिक्षा पहुंचाने में शिक्षकों की आवश्यकता थी, जिसमें जो ब्रिटिश सरकार थी उसका पैसा खर्च होता था, वो उसमें पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने जो लोग थे थोड़े उच्च वर्ग से जो अमीर, उन्होंने
उसको शिक्षा दी और उसके जरिए आगे निम्न वर्गों तक वो शिक्षा पहुंचाने का काम किया। ये तो था उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो लॉर्ड मैकाले ने मिंट पेश किया था। अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ जो मैकाले का मिंट था। लॉर्ड मैकाले का मूल्यांकन करते हैं कि किस तरीके से वो सही था। मैकाले मिंट के कारण शिक्षा के जो उद्देश्य थे वो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो चुके थे कि पैसे कहाँ खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, भारतीय विद्वान किसको माना जाएगा, किस वर्ग को जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी, जो साहित्य का एक्चुअल में मतलब है वो क्या उन्होंने रखा गया था। कई विद्वान उसे भारतीय संस्कृति का जो शत्रु मानते हैं, उनके अनुसार वो हमारी संस्कृति के लिए एक खतरा था, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो उसको अच्छा मानते हैं। उनका कहना है कि वो भारतीय लोगों को ज्ञान देने वाला और भारतीय लोगों को एक आधुनिकीकरण की जो शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा के मार्ग पर चलाने वाला वही था। इसलिए लॉर्ड मैकाले के बारे में लोगों के और विद्वानों के जो अपने अपने विचार हैं, कुछ लोग उसको लोगों को गुलामी की जंजीरों में बांधने वाला बताते हैं और कुछ लोग क्या कहते हैं कि आधुनिकता के रास्ते पर चलने के लिए मार्ग बनाने वाला उसको माना जाता है। लेकिन यह बात वहां पे बिल्कुल सच थी कि जो लॉर्ड मैकाले था वो राजनीति से प्रेरित था, तो राजनीति के फायदे के लिए ही उसने जो मैकाले मिनट था वो अपना पेश किया था। 1835 से पहले जो पूर्वीवादी और जो पश्चिमीवादी विचारधारा थी उसके कारण जो भारतीय एजुकेशन था उसका जो विकास था वो रुक गया था। तो मैकाले ने इस विवाद को समाप्त करके अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाने पर अपनी सहमति जताकर जो भारतीय एजुकेशन का विकास शुरू किया था। इसके बाद जो शिक्षा की गति थी वो काफी तीव्र हो गई थी और उसका जो विकास था वो भी काफी हम अच्छे तरीके से मान सकते हैं कि उसका विकास काफी अच्छे तरीके से हुआ था, क्योंकि ये माना जाता है कि अंग्रेजी साहित्य पढ़कर ही लोगों में जो स्वतंत्रता के प्रति उनकी जो भावनाएं थी वो जागृत हुई थी। जो राजनीतिक चेतना है वो भी क्या थी, अंग्रेजी साहित्य को पढ़कर ही उनमें आई थी। तो इसलिए लोगों ने उनको अपना एक मार्गदर्शक भी माना है स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए। जो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार था वो सारा का सारा क्या था, अंग्रेजी साहित्य से ही लोगों के मनों में जो जागृति लेकर आया था। कुछ लोग मैकाले को जो दुश्मन मानते हैं साहित्य का, उनका अनुमान था, जो उनका मानना था कि मैकाले किसी भी भारतीय भाषा के बारे में जानकारी नहीं रखता था, इसलिए उसने भारतीय भाषाओं को निम्न स्तर का माना था। इंग्लैंड के लोग जब एक असभ्य जिंदगी जी रहे थे तो वहां पे भारत में बहुत सारे स्कूल और जो चिकित्सा थी और जो ज्योतिष शास्त्र था उस पर बहुत सारे जो ग्रंथ है वो ऑलरेडी लिखे जा चुके थे। इसलिए उनका मानना था कि हमारी जो एजुकेशन है उनकी एजुकेशन से कहीं ज्यादा आगे थी। तो मैकाले अंग्रेजी भाषा के द्वारा जो भारत में सिर्फ और सिर्फ एक अंग्रेजी सभ्यता का प्रसार करना चाहता था, ना कि लोगों को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोगों के आपसी जो विचार थे, जो मतभेद थे, उनके अनुसार पर कहा जा सकता है कि जो मैकाले का मिंट था वो राजनीतिक उद्देश्यों से परिपूर्ण था, राजनीतिक उद्देश्यों से वो प्रेरित था, पर फिर भी अंग्रेजी माध्यम से जब ब्रिटिश शासन की जड़ों को वो मजबूत करना चाहता था, उसने कहीं ना कहीं भारतीय एजुकेशन के विकास पर भी बहुत ही ज्यादा जो एक उन्होंने अपना योगदान दिया है। 1857 में अगर हम बात करें तो वहां पे भी एक जो विद्रोह हुआ था उसमें भी क्या था, जो लोगों की जागृति बहुत आई थी। तो उसमें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष वो यहीं से आरंभ हुआ था। अंग्रेजी साहित्य की जानकारी जब लोगों ने लेनी आरंभ कर दी थी तो उसमें उसे अपनी स्वतंत्रता के बारे में जो मार्ग थे और समानता का जो अधिकार था, स्वतंत्रता का जो अधिकार था उसके बारे में जानकारी प्राप्त होनी शुरू हो गई थी। तो इस प्रकार हमारा जो मैकाले का हम आज पढ़े मैकाले का मिंट, तो उसमें हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसका कौन था, उसका मीनिंग था, कैरेक्टरिस्टिक और जो फिल्ट्रेशन का सिद्धांत ही कर पाए हैं। आगे इसका जो नेक्स्ट रहेगा हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।